जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी पोस्ट वॉर सिनेरियो के बारे में। हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से हमारे कंट्री में कहानी आगे बढ़ी। हमने बात की थी कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, हमने पढ़ा था इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, हमने पिछले ही सेशन में पढ़ा है इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में बातचीत हमने ऑलरेडी कर ली है। आज से हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन के बारे में। हमें इंडिपेंडेंस तो मिलेगा, लेकिन इंडिपेंडेंस मिलेगा विद पार्टीशन। ये कहानी किस तरीके से आगे बढ़ी उस सब के बारे में अब अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे एटली के स्टेटमेंट के बारे में। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली का एक स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। दूसरा हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के बारे में। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। बैकड्रॉप में कहानी ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि अब उनका इंडिया में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा है कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया को पावर ट्रांसफ़र किया जाए और जल्दी से जल्दी इंडिया को छोड़ा जाए। और इस बैकड्रॉप में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को एक स्टेटमेंट इशू करेंगे और डिक्लेयर करेंगे कि ब्रिटिशर्स का इंटेंशन है अब इंडिया को छोड़ के जाने का। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया है कि भैया अब इंडिया में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, टाइम आ गया है कि पावर को ट्रांसफ़र किया जाए और इंडिया को छोड़ा जाए। इस बैकड्रॉप में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ये डिक्लेयर करेंगे कि ब्रिटिशर्स का इंटेंशन है अब इंडिया को छोड़ के जाने का। एटली साहब का ये जो स्टेटमेंट था, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? एक तो क्लीमेंट एटली ने साफ साफ ये बोला कि 30 जून 1948 डेडलाइन है। 30 जून 1948 को हम पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे और इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। एटली साहब ने यहाँ तक कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 30 जून 1948 तक आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर पाते हो नहीं कर पाते हो, कांग्रेस और लीग के बीच में कोई एग्रीमेंट बनता है नहीं बनता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की सिचुएशन क्या है, 30 जून 1948 को हम पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे और पावर को ट्रांसफ़र करके हम इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। एटली साहब ने बड़ा क्लियर लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएगा तब तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो ये जो पावर है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे या तो किसी फॉर्म की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए। मतलब एटली साहब साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है। 30 जून 1948 लास्ट डेट है, जब तक हम इंडिया में रहने वाले हैं तब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर सकते हो तो कर लो, कोई एग्रीमेंट पे पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ, अदरवाइज हम 30 जून 1948 को पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे और इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। एटली साहब ने यह भी कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में फ़िलहाल की डेट में जो अरेंजमेंट है, जैसे ही पावर को ट्रांसफ़र किया जाएगा ये अरेंजमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये सीधे सीधे सक्सेसर गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएंगी। प्रिंसली स्टेट्स के साथ में क्या होगा उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे, बताएंगे आगे चल के। लेकिन हाँ, सीधे सीधे एटली साहब ये कह रहे हैं कि 30 जून 1948 डेडलाइन है, 30 जून 1948 को हम पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे या तो किसी फॉर्म की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए। एटली साहब ने यह भी बोल दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में आज की डेट में जो अरेंजमेंट है वो भी जैसे ही पावर को ट्रांसफ़र किया जाएगा वैसे ही लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अरेंजमेंट ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये सीधे सीधे सक्सेसर गवर्नमेंट के हाथ में चले जाएंगे। इनके साथ में क्या होगा वो बताया जाएगा। और इसी स्टेटमेंट में, इसी डिक्लेरेशन में जो वेवल साहब वाइसरॉय हुआ करते थे उनको रिप्लेस कर दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन से। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो नए वाइसरॉय बन के आएंगे। मतलब सीधे सीधे ये जो स्टेटमेंट है ये पार्टीशन की भी हिंट दे रहा है और ये बाल्कनाइजेशन की भी हिंट दे रहा है कि हमारे देश को छोटे छोटे टुकड़ों में भी डिवाइड किया जा सकता है। कह रहा है ना कि या तो हम किसी फॉर्म की सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको एग्रीमेंट अगर रीच कर सकते हो तो कर लो, सहमति बना सकते हो तो बना लो, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर सकते हो तो कर लो, अगर फेल हो गए तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो या तो पावर दे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को या दे जाएंगे एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। मतलब पार्टीशन भी हो सकता है और बाल्कनाइजेशन भी हो सकता है। अच्छा, सवाल ये आता है
कि इमीडिएटली अब ऐसा क्या हो गया कि ये जो गवर्नमेंट है ये एकदम से डेट फिक्स कर रही है। मतलब इतनी जल्दी क्या है कि सीधे सीधे डेट ही बता दी कि 30 जून 1948 डेट है, इस डेट तक अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज हम पावर को ट्रांसफर कर देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी सिचुएशन क्या है। इसके पीछे का रीज़न क्या था? एक तो गवर्नमेंट ये उम्मीद कर रही थी कि अगर हम डेट फिक्स कर देंगे तो जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको शॉक लगेगा, उनके अंदर एक अर्जेंसी आएगी कि यार हमारे पास सिर्फ 30 जून 1948 तक का टाइम है, जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट को रीच करो, जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करो। दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को डेवलप होने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, अगर कांग्रेस और लीग के बीच में सहमति नहीं बनेगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डेवलप होंगे। गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि एक डेट दे देते हैं ताकि अर्जेंसी आए लीडर्स में और एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो, एक एग्रीमेंट बने ताकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना आए। गवर्नमेंट ये भी उम्मीद कर रही थी कि अगर हम एक डेट दे देंगे तो इंडियंस जो हैं वो हमारे कमिटमेंट को लेकर सीरियस हो जाएंगे। अदरवाइज अभी भी बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जिनको ऐसा लग रहा होगा बाई चांस कि यार ये तो हर बार बोलते रहते हैं कि कल तक छोड़ देंगे, परसों तक छोड़ देंगे, छोड़ के तो कभी गए नहीं हैं। लेकिन अगर डेट दे देंगे तो उनको भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार छोड़ने के लिए तैयार हैं। और लॉर्ड वेवल का असेसमेंट था, हमने पढ़ा था, वेवल साहब ने बोला था कि हमारी जो पावर है, हमारा जो कंट्रोल है इंडिया के ऊपर, वो बेहद कमज़ोर हो गया है और टाइम आ गया है कि अब हम पावर को ट्रांसफ़र करें। अब तक लॉर्ड वेवल साहब का ये जो असेसमेंट था इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट नकार रही थी, इग्नोर कर रही थी। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये समझ में आ गया था कि भाई साहब वेवल साहब जो कह रहे थे वो ठीक था, अब हमारी सिचुएशन बहुत कमज़ोर है, जल्दी से जल्दी पावर को ट्रांसफ़र किया जाए। इन सारी सिचुएशंस के बैकड्रॉप में क्लीमेंट एटली ने अनाउंस किया कि 30 जून 1948 डेडलाइन है, 30 जून 1948 को हम पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, जब ये एटली साहब का स्टेटमेंट आया तो कांग्रेस का स्टैंड क्या था? कांग्रेस का स्टैंड बड़ा सिंपल था कि भैया आप तो पावर को ट्रांसफ़र करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक सेंटर को कर दो, एक से ज़्यादा सेंटर को कर दो, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कर दो, कैसे भी कर दो, आप तो पावर को ट्रांसफ़र करो और देश को छोड़ के जाओ, हमें आज़ादी दो। बिकॉज कांग्रेस को ये भरोसा था कि एक बार पावर हमें मिल जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनी हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कामकाज करेगी और आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। अगर 30 जून 1948 तक बना लेंगे तो ठीक है ही, अगर नहीं बना पाएंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये काम करती रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएगा, फिर आगे की जो भी कार्यवाही है, जो भी कामकाज है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया जाएगा। बेसिकली कांग्रेस ये चाह रही थी कि अंग्रेज चले जाएं, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेंगे। और अभी ये जो लड़ाई चल रही है कि कांग्रेस और लीग के बीच में एग्रीमेंट हो ही नहीं पा रहा है, ये डेडलॉक एक तरीके से खत्म हो जाएगा, बिकॉज फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में सारी पावर होगी। तो कांग्रेस को उम्मीद ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर चली जाएगी तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेंगे और फिर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो उम्मीदें थी कांग्रेस की, ये उम्मीदें एकदम से ख़त्म हो जाएंगी, धाराशायी हो जाएंगी। बिकॉज इसी फेज के दौरान मुस्लिम लीग जो है वो पंजाब में कांग्रेस की जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेगी। मतलब लीग जो है वो अभी भी कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़ी हुई है। कांग्रेस की उम्मीद ये थी कि पावर ट्रांसफ़र होगी तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने कामकाज को कंटिन्यू करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेगी और कांग्रेस और लीग जो है वो मिल के काम करेंगे, डेडलॉक वाली सिचुएशन खत्म हो जाएगी। लेकिन लीग उल्टा ही कर रही थी। लीग जो है वो पंजाब में कोएलिशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देगी। लीग का मैसेजिंग क्या था कि हमें तो किसी भी तरीके से पाकिस्तान चाहिए, हमें कांग्रेस से कोई बात करनी ही नहीं चाहिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट तब तक नहीं जाएगी जब तक कि हमें सेपरेट स्टेट ना मिल जाएगा। मतलब यहाँ भी डेडलॉक वाली सिचुएशन क्रिएटेड ही है। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि क्लीमेंट एटली साहब का स्टेटमेंट क्या था। क्लीमेंट एटली साहब का एक लाइन में अगर स्टेटमेंट बोलें तो उन्होंने बोल दिया था कि 30 जून 1948 लास्ट डेट है, 30 जून 1948 को हम पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ की सिचुएशन क्या है। और लॉर्ड वेबल को रिप्लेस कर दिया गया था बाय लॉर्ड माउंटबेटन। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप लाइक का बटन दबाते हो
तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर बात आती है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के बारे में। कांग्रेस की उम्मीदें थी कि किसी भी तरीके से लीग के साथ मिलकर काम किया जाएगा, लेकिन इसी फेज के दौरान लार्ज स्केल के कम्युनल राइट्स देखने को मिले। कम्युनल राइट्स बढ़ते जा रहे थे, लोग रिलीजन के नाम पे हद से ज़्यादा डिवाइड होते जा रहे थे। कांग्रेस और लीग जो है वो किसी भी तरीके से एग्रीमेंट पे पहुंच नहीं पा रहे थे, और दो मेजर पार्टीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए कैसे भी तैयार नहीं हो पा रही हैं। लीग ने ठाना हुआ है कि हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, कम्युनल राइट्स हद से ज़्यादा हो रहे हैं, रिलीजन के नाम पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। इस बैकड्रॉप में बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा कि अब पार्टीशन होके ही रहेगा, और बहुत सारे लोगों ने इस आइडिया ऑफ पार्टीशन को सपोर्ट करने की शुरुआत कर दी। जैसे जो सबसे कंसिस्टेंट डिमांड थी वो आई बंगाल और पंजाब के हिंदू और सिख कम्युनल ग्रुप्स की तरफ से। ये जो पंजाब और बंगाल के हिंदू और सिख कम्युनल ग्रुप्स थे, इन्होंने बोला कि हाँ साहब पार्टीशन किया ही जाना चाहिए, कर दो पार्टीशन। और इनका भी कहना ठीक था, बिकॉज इनको अपना डर था। इनको लग रहा था कि अगर पार्टीशन हुआ और अचानक से हुआ तो ये जो पंजाब और बंगाल के हिंदूज हैं, सिख हैं, ये उस पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी होगी। तो ये लोग कह रहे थे कि भैया बातचीत करो, और बातचीत करके ढंग से पार्टीशन करो, ऐसे पार्टीशन करो कि हमारा नुकसान ना हो। बंगाल में जो हिंदू महासभा है वो कोशिश करेगी कि वेस्ट बंगाल में एक सेपरेट हिंदू प्रोविंस बन जाए, बिकॉज इतने सारे कम्युनल राइट्स हो रहे थे कि बंगाल पंजाब में जो हिंदूज थे, जो सिख लोग थे, वो बेचारे डरे हुए थे। उनको लग रहा था कि अगर कहीं अचानक से पार्टीशन हुआ या अचानक से कोई कम्युनल राइट हो गया तो हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ये लोग बहुत कंसिस्टेंटली ये बोलेंगे कि देखो पार्टीशन कर दो, बातचीत करके पार्टीशन कर दो, और हमारा भी ख्याल रखो। मार्च 10, 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट आएगा कि देखो, या तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि जो कैबिनेट मिशन में कहा गया था उसको हम इम्प्लीमेंट करें। कैबिनेट मिशन के बारे में अपन ने पढ़ा है। या फिर नेहरू साहब ये कह देंगे कि अगर कैबिनेट मिशन को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो रियल ऑल्टरनेटिव पार्टीशन है पंजाब और बंगाल का। मतलब 10 मार्च 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस पार्टीशन के फेवर में बातचीत कर रहे हैं। अप्रैल 1947 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कृपलानी साहब जो हैं वो क्या कहेंगे कि रादर देन हैविंग अ बैटल वी शैल लेट देम हैव देयर पाकिस्तान प्रोवाइडेड यू अलाउ बंगाल एंड पंजाब टू बी पार्टीशनड इन अ फेयर मैनर। कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, पार्टीशन करने दो, और वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं उनको पाकिस्तान दे दो। बस इतना ध्यान रखो कि बंगाल और पंजाब का जो पार्टीशन है वो फेयर मैनर में होना चाहिए। मतलब अब जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि कल तक ये कोशिश कर रहे थे कि यूनिटी बनी रहनी चाहिए, अब वो भी ये कह रहे हैं कि अगर इनको पार्टीशन चाहिए तो इनको पार्टीशन करके पाकिस्तान दे दो। अच्छा, माउंटबेटन जो है वो वाइसरॉय बन के आ गए थे, उन्होंने लॉर्ड वेवल को रिप्लेस कर दिया था। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये डिसीजन मेकिंग के मामले में बड़े फर्म निकले, बड़े क्विक निकले। लॉर्ड वेवल के कंपैरिजन में इनकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो ज़्यादा क्विक थी, और उसके कई सारे रीजंस हैं। बिकॉज एक तो लॉर्ड माउंटबेटन को इनफॉर्मली बहुत सारी पावर्स देके भेजा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ही मोटिव था अब कि हमें जल्दी से जल्दी इंडिया को छोड़ना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने बोला हुआ था कि भाई आपके पास में सारी पावर्स हैं, आप तो बस देखो कि कैसे इंडिया को छोड़ा जा सकता है, एक्सप्लोर करो ऑप्शंस को, देखो कि यूनाइटेड इंडिया को इंडिपेंडेंट किया जा सकता है या डिवीजन करना ही करना पड़ेगा। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये पूरी स्टडी करेंगे, और इनका गोल ये था कि फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को एडवाइस करो और बताओ कि किस तरीके से पावर को ट्रांसफ़र किया जाए। बट लॉर्ड माउंटबेटन को भी दिख रहा था कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो फेल हो गया है। जिन्ना दूसरी तरफ जिद पे अड़े हुए हैं कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, सेपरेट स्टेट चाहिए ही चाहिए। और माउंटबेटन जो है वो कांग्रेस को भी, मुस्लिम लीग को भी, हिंदूज को भी और मुस्लिम्स को भी वो करने की कोशिश करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, दोनों को प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन नतीजा कुछ निकलेगा नहीं। नतीजा अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे कंट्री का पार्टीशन होगा। ये कहानी आगे किस तरीके से चलेगी उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन को अपन यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। आज छोटा सेशन इसलिए भी रखा है बिकॉज दिवाली आ गई है, पटाखे वगैरह चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो छोटे छोटे सेशंस रखेंगे अगले 2-3 दिन तक। कोशिश ये करेंगे कि लगातार रहें। इजी सेशन था, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं पढ़ने के लिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।